एग्जाम गट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के चैप्टर वाइज सीरीज में जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आज वो है बंगाल का उदय एवं अंग्रेज़ों का बंगाल पर विजय। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, बंगाल का उदय किस प्रकार हुआ। बंगाल पहले मुग़ल सल्तनत के अधीन था और मुर्शीद कुली खां को जब औरंगजेब का शासन था मुग़ल साम्राज्य में, तो 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया था मुर्शीद कुली खां को, और 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार बनाया गया मुर्शीद कुली खां को। और जल्द ही जो है मुर्शीद कुली खां ने बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की। तो आपसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बंगाल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वो होगा मुर्शीद कुली खां। उसके बाद देखिए, मुर्शीद कुली खां जो बंगाल के नवाब के रूप में रहा है वो 1713 से 1727 ईस्वी तक रहा है। और उसके बाद जो है मुर्शीद कुली खां के द्वारा इजारा व्यवस्था आरंभ किया गया था, जिसमें कि भू राजस्व वसूलने की प्रक्रिया को ठेके पर देना शुरू कर दिया और एक टकावी ऋण प्रदान करना शुरू किया था, जिससे कि किसान एवं खेतिहरों की दुर्दशा को देखते हुए पहले ही लगान को प्रदान करने के लिए ऋण की राशि पहले प्रदान की जाती थी। मुर्शीद कुली खां के बाद मुर्शीद कुली खां का दामाद शुजा-उद-दीन 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा, इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। और शुजा-उद-दीन के बाद सरफराज खां, शुजा-उद-दीन का पुत्र सरफराज खां 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी मात्र एक वर्ष के लिए बंगाल का नवाब रहा। उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी और इन्होंने कहा था कि यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की और जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि यूरोपीय के लोग जो हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए जो है शहद के रूप में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत एग्जाम में, तो आप याद कर लीजिए। ये स्टेटमेंट जो है वो अलीवर्दी खां का था। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक का विवाह ढाका, दूसरे का विवाह पूर्णिया और तीसरे के विवाह पटना के शासकों के साथ हुआ था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। 1756 ईस्वी में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र जो है यानी अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और 1756 ईस्वी से ये 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। ये भी मात्र एक वर्ष के लिए ही बंगाल का नवाब रहा। राजगद्दी पर बैठने के समय जो है सिराजुद्दौला का 3 प्रमुख शत्रु थे। एक शौकत जंग जो कि पूर्णिया के नवाब थे, और दूसरी उनकी मौसी घसीटी बेगम, एवं तीसरा एक अंग्रेज अधिकारी था। तो जैसे ही सिराजुद्दौला सत्ता पर बैठे, अपने शत्रुओं को पराजित करना इन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके उसको हत्या कर दिया। और शौकत जंग जो है पूर्णिया का नवाब हुआ करते थे, पूर्णिया जो कि बिहार में है, और उसी पूर्णिया का नवाब शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में पराजित करके हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि मनिहारी का युद्ध कब हुआ था, तो 1756 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब और शौकत जंग पूर्णिया का नवाब, इस दोनों के बीच हुआ था। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने अपना किलाबंदी करना शुरू कर दिया, जिसमें अंग्रेज़ों ने कोलकाता को किलेबंदी के रूप में किया और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब सिराजुद्दौला के मना करने के बाद फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना किलाबंदी करना नहीं माना और
उसके बाद मजबूरन 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर भी आक्रमण कर दिया और 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया, जिस पे कि पहले अंग्रेज किलाबंदी जहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिंशन और अन्य अंग्रेज अधिकारी जो है भागकर फुल्टवा द्वीप में शरण लिए और इसी बीच जो है सिराजुद्दौला ने एक और कांड किया जो कि काल कोठरी की घटना के नाम से जो है प्रसिद्ध है पूरे इतिहास में, जो कि 20 जून 1756 को घटित हुआ था। काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, जिसमें जे जेड हॉलवेल एक अंग्रेज अधिकारी सहित 146 अंग्रेज को पकड़ के 18 फीट और इंटू 14 फीट की कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे और सभी जो है मृत पाए गए। तो ये काल कोठरी की घटना इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका डेट याद रख लीजिए। ये 20 जून 1756 को हुआ था, यानी प्लासी की लड़ाई से 1 साल लगभग पहले। इसका जो डेट है, प्लासी का लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुआ था, उससे लगभग 1 साल पहले 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। आप किसी भी डेट को इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद अंग्रेज जो है काफ़ी भयभीत हो गए थे, क्योंकि सिराजुद्दौला ने उनको वहाँ से खदेड़ दिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और अलीनगर की संधि की, जो कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। और ये संधि जो हुआ था वो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था अलीनगर की संधि, जो कि हुआ था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। और इसी संधि के अंतर्गत कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः वापस स्थापित हो गए, यानी कंपनी का जो भी क्षेत्राधिकार था और विशेषाधिकार उसको पुनः स्थापित कर लिया अलीनगर की संधि के द्वारा। और इसी संधि के द्वारा जो है अगस्त में जाके फिर से अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित कर दी थी, जो कि सिक्के ढालने का जहाँ काम हुआ करता था। अब देखिए, प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि ये रही कि अलीनगर की संधि के बाद तो अंग्रेज़ों को मन में ये खटक गया था कि किसी भी तरह जब तक सिराजुद्दौला को यहाँ पे हम परास्त नहीं करेंगे, बंगाल में मेरा प्रभाव स्थापित नहीं हो पाएगा और हम बंगाल को नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करना शुरू किया और षड्यंत्र में जो है उन्होंने नवाब के विरुद्ध जो थे और असंतुष्ट अधिकारी सेना के और प्रमुख सेनापति को ये प्रलोभन दिया कि अगर आप युद्ध में मेरा साथ दोगे तो आपको मैं बंगाल का नवाब बना दूंगा। ये प्रलोभन मिर्जाफर को दे करके अपने तरफ मिला लिया और उसके बाद सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ़ को भी अंग्रेज़ों के रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तरफ मिला लिया और वहाँ के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ भी अंग्रेज़ों की तरफ ही शामिल थे और एक धनी व्यापारी अमीन चंद्र के माध्यम से ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इन सभी के साथ जो है संपर्क किया था। उसके बाद देखिए, ये प्लासी का युद्ध हुआ जो कि 23 जून 1757 को हुआ और ये युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी की युद्ध और ये प्लासी पश्चिम बंगाल में ही है और ये युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर होगा, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। और उसके बाद आपको
क्लाइव ने षड्यंत्र करके नवाब का सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और जो है बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लिया था। अब हुआ क्या कि पलासी का युद्ध में जब सिराजुद्दौला का हार हो गया, सिराजुद्दौला का जब हार हुआ तो उसने उसके बाद अपने कूटनीति और षड्यंत्र में कहे गए बातों के अनुसार, मीर जाफर से किए गए वादों के अनुसार मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि अंग्रेज़ों के हाथों का कठपुतली था मीर जाफर, और जो कि 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। और इसके कार्यकाल में अंग्रेज़ों की पांटों एवं राज्य करों की नीति का सूत्रपात हुआ और अंग्रेज अब यही करना शुरू कर दिए पूरे भारत में कि फूट डालो और राज करो। उसके बाद फिर से अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। और मीर कासिम जो है शांति से शासन करना चाहता था, इसलिए इसने अपनी राजधानी को कलकत्ता के बंगाल के मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर लिया, जो कि बिहार में हुआ करता था मुंगेर। और क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था और मुंगेर जो है कलकत्ता से दूर होने के कारण वहाँ पे अंग्रेजी राज्य का भी हस्तक्षेप कम होता, इसी के कारण जो है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर लिया था। उसके बाद एक कांड हुआ जो कि है पटना कांड के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 1763 ईस्वी में पटना व्यापारी कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, परंतु मीर कासिम ने एलिस को पराजित कर पटना पर अपना अधिकार पुनः वापस कर लिया और ये कांड पटना कांड के नाम से जाना जाता है। तो पटना कांड में अंग्रेज़ों की जब हार हुई तो अंग्रेज़ ने गुस्सा करके फिर से मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब हुआ। उसके बाद मीर जाफर से भी जो है वो अंग्रेज़ फिर से असंतुष्ट होने लगे, क्योंकि मीर जाफर जो है अंग्रेज़ों के बातों को मानना अस्वीकार कर दिए। तो उसके बाद हुआ 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज़ों के मध्य ये युद्ध हुआ। मीर कासिम जो उस समय बंगाल के नवाब थे और ये गए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास भाग करके, और वहाँ पे भी मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी बैठे थे। तो तीनों मिलकर अंग्रेज़ों को जो है वहाँ से भगाने के लिए एक युद्ध किया, जो कि है बक्सर का युद्ध। और अब बक्सर के युद्ध से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। और ये बक्सर जो है बक्सर के युद्ध में क्वेश्चन दूसरा आपको पूछा जाएगा कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। और अंग्रेजी सेना ने इन तीनों संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। प्लासी का वो युद्ध था जिसमें कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में कदम रख दिया था और बंगाल पर अपना सत्ता काबिज किया था। लेकिन बक्सर का युद्ध वो ऐसा युद्ध था जिसमें कि पूरे भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गया था। उसके बाद बंगाल का नवाब बना नजमुद्दौला, जो कि 1765 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। और बक्सर की युद्ध के हार के बाद अंग्रेज़ों ने 2 संधि की और वो इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई वो 12 अगस्त 1765 को हुई, क्योंकि बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद हुआ।
तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। संधि पर हस्ताक्षर शाह आलम द्वितीय, नजम-उद-दौला एवं क्लाइव ने किया। अब संधि की शर्त ये था कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए जारी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी और सम्राट को अवध के नवाब से काढ़ा इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि में ही था। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने दो तरह से नीति का किया। पहली संधि से जो है सब कुछ लिया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, और दूसरी संधि से लिया नवाब नजम-उद-दौला से। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई वो 16 अगस्त 1765 को हुई और इसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के शर्तों के अनुसार अवध का राज्य काढ़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब के जितने भी जीते हुए भाग्य थे, जो भी थे, सब वापस लौटा दिया गया नवाब को क्लाइव के द्वारा। और कंपनी को 50 लाख रुपये एवं चुनार का दुर्ग जो कि यूपी में है अवध से प्राप्त हुए और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। यानी इस युद्ध में जीत के बाद कंपनी जो है पूरा भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जो सफल रहा और एक तो 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन और दूसरा कंपनी को 50 लाख रुपये लिया और चुनार दुर्ग जो है अवध से प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों का बंगाल पे विजय हुआ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इसका नेक्स्ट सीरीज का चैप्टर लेकर के।